इलेक्शन जो मार्च के अंदर उसका पहला फेज होगा, पहला चरण होगा, जिसमें कहा गया है कि 8 फेजेस में जो है वेस्ट बंगाल का इलेक्शन किया जाएगा और ममता बनर्जी की जो सरकार है, ममता बनर्जी की जो हुकूमत वेस्ट बंगाल के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके जो मंसूबे हैं वो कभी कामयाब इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। और ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति वहां पर कर रही है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकने का, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बढ़ते हुए कदमों को जो है थमाने का जो काम इनका सिलसिला जारी है, इंशाअल्लाह 4 मार्च को यानी कल जो है हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बलबला अंगेज इंशाअल्लाह बेहतरीन जमहूरी दायरे में रहकर एक खिताब होगा। उसमें हमारे कायद बताएंगे कि ममता बनर्जी की सरकार किस तरीके से अक़लियतों से किए हुए वादों को नजरअंदाज और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर घुसने का मौका दे रही है और स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, बार बार लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो बार बार लॉ एंड ऑर्डर वहां का खराब होता है। आज तक वेस्ट बंगाल में मैं ये नहीं सुना कि वेस्ट बंगाल में कभी पुलिस का जुल्म नहीं हुआ, कभी बीजेपी के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडेगर्दी पे उतर आते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? अरे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज लोगों के हक आप दिलाइए, क्योंकि अल्लाह ने आपको जरिया बनाया है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर इंशाअल्लाह कल 4 मार्च के दिन जिस तरीके से खास तौर पर वेस्ट बंगाल का सब में पिछड़ा इलाका, मुस्लिम बहुल इलाका अगर कोई है तो यकीनन मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद में के अंदर 35% आबादी मुसलमानों की है और जो भी वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार बनती है यकीनन मुसलमानों के वोटों से बनती है। अगर तुम मुसलमानों को नजरअंदाज करोगे, अगर तुम मुसलमानों को जो है गुमराह करोगे और उनको हक नहीं दिलाएंगे तो यकीनन हम आएंगे। अगर हम नहीं आना बोल रहे, अगर हम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर आकर अवाम के हक के लिए नहीं लड़ना बोल रहे तो आपको पिछले 10 साल दिए गए ममता बनर्जी, आपने क्या किया? बस लोगों के कानों से आपने आपको दीदी कहना बुला लिया और दीदी 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 कहकर लोगों के दिलों में खौफ डाल दिया। एक बहन एक अवाम को डरा सकती है क्या? वहां की दीदी ने मजलूम मुसलमानों पर जुल्म किया है, उनको नजरअंदाज किया है और इंशाअल्लाह कल के खिताब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आएंगे तो इंशाअल्लाह ये भारतीय जनता पार्टी और ये टीएमसी के जो गुंडागर्दी पे इंशाअल्लाह इनकी असलियत को बयान किया जाएगा और अवाम के सामने हक रखा जाएगा। और मैं वेस्ट बंगाल की अवाम से कहना चाहता हूँ, मुत्तहिद हो जाइए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने इरादों को मजबूत कर लिया जाए। वेस्ट बंगाल का 18 साल का नौजवान ये ठान ले, अगर तुमको रोजगार चाहिए, अगर तुमको नौकरी चाहिए, अगर तुमको तुम्हारे इलाकों के अंदर खुशहाली चाहिए, अगर तुमको तुम्हारे इलाकों के अंदर खस्ताहाली दूर करनी है, तुमको वहां से लॉ एंड ऑर्डर में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, मजलूमों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अगर उसको बर्खास्त करना है, उसको खत्म करना है, उसको मिटाना है तो आपको मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी जमात को वहां पर कामयाब करना है। हमारे खड़े हुए उम्मीदवारों को, खड़ाए गए उम्मीदवारों को कामयाब करना होगा। जिस तरीके से आए पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में खड़कर मजलूमों की हक बयानी करते हैं, मजलूमों के लिए हक लड़ना लेके जो है हुकूमतों को बताते हैं कि ये नाइंसाफियां की है। अगर ऐसी गरजदार आवाज हुकूमतों की आंखों में आंखें डालकर अगर बात कर आपको आपका हक मिलना है तो आपको चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उसको कामयाब करिए, मीम को कामयाब करिए। कोई गठबंधन करे या न करे, हम हक के रास्तों पे हैं। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है, हमारे सदर का काम है, अगर हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जुल्म होता है तो उस जुल्म को जो है आवाम के सामने लाना, उस जुल्म को बयान करना और उस जुल्म को रोकना। अल्लाह ने हमारे सदर को जरिया बनाया है तो यकीनन ये काम करेंगे। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है। वेस्ट बंगाल के अंदर क्या आपने नहीं देखा? ममता बनर्जी के अल्फाज है कि प्रदेश के अंदर, उस रियासत के अंदर, उस शहर के अंदर, उस वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी उस वहां के डीजीपी को कहती है वेस्ट बंगाल के
एमआईएम के तमाम रईस पर रोक लगा दी जाए, इनको परमिशन नहीं दिया जाए। 25 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यही 25 फरवरी को एक जो है अजीम शान जलसा मुर्शिदाबाद के अंदर कोलकाता के अंदर रखा गया था, लेकिन एक दिन पहले आयन उसको टाल दिया गया। हम समझते हैं कि तुम्हारी घबराहट क्या है, हम समझते हैं कि तुम्हारी फिक्र क्या है। तुम चाहते हो कि मुसलमान दीदी का गुलाम बन के रह जाए, ये चाहते हैं कि मुसलमान दीदी के कदमों में रहे। नहीं हो सकता। मुसलमान अपने सीनों को उठाकर जो है सर को उठाकर जीना जानता है, अपने हक को लेना जानता है। वेस्ट बंगाल के कई लोग हैदराबाद के अंदर मुकीम हैं, हैदराबाद के अंदर तिजारत करते हैं, हैदराबाद के अंदर कारोबार करते हैं, हैदराबाद के अंदर जो है मिलों के अंदर काम करते हैं। हैदराबाद के अंदर कई वेस्ट बंगाल के लोग जाती कारोबार भी करते हैं। आकर पूछो हैदराबाद के अंदर रहने वाले वेस्ट बंगालियों से कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर उनको तकलीफ दी जाती थी। वहां पर मिल्स नहीं है, वहां पर कंपनीज नहीं है, वहां पर रोजगार का जरिया नहीं है। अगर बच्चा जो है 8 साल 9 साल का होता है तो बच्चों को काम से जोड़ दिया जाता है। घर में 100 रुपये कमा कर लाता है दिन के। बताइए क्या 100 रुपये में घर चलता है? वही बच्चा अगर हैदराबाद के अंदर आता है तो हैदराबाद के अंदर वही वेस्ट बंगाल का रहने वाला जो है बच्चा आकर हैदराबाद में जब 18 साल का होकर खुद काम करने लगता है तो यहां पर जो है दिन के 500 रुपये कमाता है, दिन के 1000 रुपये कमाता है। लेकिन क्या आप वेस्ट बंगाल के रहकर हैदराबाद में आकर तिजारत करेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी रियासत के अंदर आपके घर वालों के करीब रहकर, आपकी बस्ती वालों के करीब रहकर, आपके अपनों में रहकर आप तिजारत करें, आप काम करें? अरे कई हमारे भाई वेस्ट बंगाल के यही चार मीनार के अतराफ वो अगनाब गुलदार हाउस के करीब रहते हैं। कई भाई जो है पत्थरगट्टी के करीब रहते हैं। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं हमारे वेस्ट बंगाल, बिहार के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग। आकर पूछो हैदराबाद में किस सुकून से, किस अमन से, किस भाईचारे से यहां पर काम करते हैं, यहां पर खिदमत अंजाम देते हैं। क्या उनकी खिदमतों को भुला दिया जा सकता, या हैदराबादियों की मोहब्बत को वेस्ट बंगाल वाला भुला सकता है? नहीं मेरे भाई, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादियों ने सपोर्ट किया। किसी भी रियासत के जो है कोने से आने दो, किसी भी हिंदुस्तान के कोने से आने दो, जब भी हैदराबाद कोई बुला, कोई भट्टा आता है, कोई पड़ोसी रियासत का हमारा भाई आता है, हमारी बहन आई है, तो यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से वो लखपति बन जाता है, वो जो है रोजगार से लग जाता है, वो पैसे जमा करने लगता है, वो अपने घर को चलाने लगता है। तो हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी बेबाक और बेखौफ जमात है जो तुम्हारे लिए यहां भी रोजगार का इंतजाम करती है, यहां भी तिजारत का इंतजाम करती है। आज ऐसी जमात के ऊपर लोगों ने, कहने वालों ने बी टीम कह दिया, कहने वालों ने सी टीम कह दिया, लेकिन इल्जामात की परवाह नहीं की। हमने ये देखा, हम पे इल्जाम लगते हैं, लगने दो, लेकिन कभी कोई परेशान हाल शख्स हैदराबाद से मजबूरी में ना जाए, लाचारी में ना जाए। हमने हमेशा हर एक का साथ दिया। आज हैदराबाद की अगर पहचान है तो यकीनन मोहब्बतों की बदौलत पहचान है। अपनी जबान जब खोलते हैं तो यकीनन जबान से लोगों का दिल जीतने का हम हुनर रखते हैं। और जब भी कोई मजबूर होता है, कोई लाचार होता है, कोई परेशान होता है, तो हैदराबादी इसमें पहले खड़ा आता है। नहीं, हमको अपनी आंखें संवारना है, हमको मजबूर की मदद करना है, मजलूम का साथ देना है, गरीब की आवाज बनना है, उसको कारोबार लगाना है, उसको तिजारत से लगाना है। आज कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सियासी जमात। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, बताइए अगर कोई सियासी जमात है हैदराबाद से हटके, कोई ऐसी जमात है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिवा? कोई नहीं है मेरे भाई। मुश्किल वक्त आया, यही वेस्ट बंगाल के रहने वाले हमारे ये जो गुलजार हाउस के पास जो चार मीनार के करीब है गुलजार हाउस, उसके पास जो रहने वाले हमारे भाई हैं वो परेशान थे लॉकडाउन के अंदर। कई बंगाली भाइयों ने मुझको कॉल किया, अल्लाह बेहतर जानता है, जितनों की हो सके हमने मदद की। किसी को जो है, किसी को अगर पहाड़ नहीं दे सके तो तिनका देकर बिछाया, लेकिन कभी किसी की जबान को खाली नहीं जाने दिया। यकीनन ये हमारे अखलाक है, यकीनन ये हमारी जमात की दी हुई तालीम है
جو بحیثیت ایک کارکن مجھ کو ملی ہے، اور یقیناً اس تعلیم کو میں ہندوستان کے کونے کونے تک بتاؤں گا کہ ہماری جماعت جس طریقے سے فیصلے کرتی ہے، ہماری جماعت کے جس طریقے سے اقدام ہوتے ہیں، ہندوستان کے اندر آج تک ایسی کوئی سیاسی جماعت نہیں بنی جو اس طریقے سے اپنے کارکرتاؤں کو تعلیم دیتی ہے کہ حق کے لیے لڑنا ہے، بس حق کے لیے لڑنا ہے اور حق دلانا ہے، چاہے حق میں تمہاری جان کیوں شہید نہ ہو جائے۔ ہم نے کام کیا۔ اکبر الدین اویسی صاحب نے یہی جو ہے یہاں پر رہنے والے ہمارے ویسٹ بنگال بھائی، گجراتی بھائی، جو کوئی بھی آتا ہے حیدرآباد کو، لاک ڈاؤن میں پریشان تھا، کوئی پھنس گیا تھا، کوئی جو ہے بھوک کا مارا تھا تو کوئی پیسوں کا مارا تھا، کوئی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے مر رہا تھا، کوئی بے چین ہو رہا تھا اپنے بچوں کے لیے، کوئی بے چین ہو رہا تھا تو اپنے گھر کے جو ہے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے، تو یقیناً مدد کی گئی۔ یہاں پر کروڑوں روپے کے الحمدللہ اناج بانٹا گیا، لوگوں میں پیسہ تقسیم کیا گیا۔ لوگوں کی مجبوری میں ہم اپنے فون نہیں بند کریں، لوگوں کی مجبوری میں ہم اپنے گھروں کو تالا ڈال کر نہیں چلے گئے، لوگوں کی مجبوری میں ہم نے ہمیشہ لوگوں کا رسپانس دیا اور ان تک ان کی ضروری اشیاء تک پہنچایا، اور لوگوں نے دعائیں دی، اور یہی دعاؤں کی بدولت الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین نے یہ مقام حاصل کیا۔ میں تمام ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں، اب ویسٹ بنگال کے اندر آپ کے پاس الیکشن ہے، گجرات کے اندر الیکشن ہوا، کارپوریشن ہے، تو 45 میں سے 24 سیٹوں پر گجرات کی عوام نے مجلس کو کامیاب کیا۔ پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یقیناً اللہ نے ہم کو کامیابی وہاں پر لکھی تھی، اور یقیناً یہ کامیابی ملی ہے سب میں پہلے دعاؤں کی بدولت ملی ہے، ہمارے نیک کاموں کی بدولت ملی ہے، ہمارے جماعت کی ہوئے ترقیاتی کاموں کی بدولت ملی ہے، ہماری جماعت کی دی ہوئی قربانیوں کی بدولت ہمیں کامیابی ملی ہے۔ آج لوگوں نے کہا کہ گجرات کے اندر مجلس جائے گی تو کیا کر لے گی، مجلس جائے گی تو بھارتیہ جنتا پارٹی کو مضبوط کرے گی، مجلس وہاں جیتنے نہیں مجلس جتانے جا رہی ہے، اس طریقے کی باتیں کی گئی۔ لیکن دنیا نے دیکھا جب رزلٹ آیا اللہ کے فضل و کرم سے، کیا پرسنٹیج تھا رزلٹ کا، جہاں پر 8 کھڑائے وہاں پر 7 آئے، جہاں پر 12 کھڑائے گئے وہاں پر 9 آئے، جہاں پر 4 کھڑائے گئے وہاں پر 1 آیا۔ ارے یہ ہوتا ہے کام کرنے کا طریقہ، لالچ میں نہیں گئے، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوئے، سمجھداری اور دیانتداری سے کام لے کر ہم نے الحمدللہ لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، اور چھوٹے مقام پر الحمدللہ